हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रुपिंदर सिंह फ्रॉम इकोविजनर। इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। हम जब एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करते हैं तो मैं स्टूडेंट्स को एक बार क्लास 11th की तरफ जो है लेके जाना चाहूँगा, क्योंकि हम जब क्लास 11th के अंदर फाइनल अकाउंट्स का चैप्टर कर रहे थे तो उसके अंदर भी हमने सोल प्रोप्राइटर की जो है स्टेटमेंट्स बनाई थी, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थी, जिनको हमने फाइनल अकाउंट का नाम दिया। उसके अंदर भी अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये 3 चीज़ें हमने बनाई थी। 2 चैप्टर्स थे, एक विदाउट एडजस्टमेंट वाला, एक विद एडजस्टमेंट वाला। वो जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई थी वो सोल प्रोप्राइटर की थी। अकेला इंडिविजुअल जब बिज़नेस करता है तो वो सोल प्रोप्राइटर कहलाता है। अब हम क्लास 12th के अंदर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं कंपनीज़ की, जो आप बिज़नेस स्टडीज़ में प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ पढ़ी, जो कंपनीज़ एक्ट 1956 से गवर्न होता है। हम जो पढ़ेंगे, हम अमेंडेड वाला कंपनीज़ एक्ट पढ़ेंगे जो 2013 के अंदर हुआ। और उसके अंदर भी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं आप देखोगे वो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं जो हमने क्लास 11th में सोल प्रोप्राइटर की पढ़ी थी। सेम चीज़ जैसे बैलेंस शीट हमने क्लास 11th के अंदर बनाई, उसी तरीके से यहाँ पर भी जो है हम बैलेंस शीट बनाएंगे, जिसको हम पोजीशन स्टेटमेंट का नाम देंगे। पोजीशन स्टेटमेंट इसलिए क्योंकि वो हमारी जो है फाइनेंशियल पोजीशन उस अकाउंटिंग ईयर के अंदर जो है बताती है। सिमिलरली जिसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोला, जिसके अंदर हम अपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट इनकम्स डाला करते थे क्लास 11th के अंदर, उसी तरीके से यहाँ पर जो है हम कंपनीज़ की इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, जिसके अंदर फिर से हम इनकम्स और एक्सपेंसेस डाल के अपना प्रॉफिट निकालेंगे। वहाँ पे हम नेट प्रॉफिट निकाला करते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करते हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेसिकली क्या हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपका एंड प्रोडक्ट है पूरे अकाउंटिंग प्रोसेस का। आपका फाइनेंशियल ईयर जो चलता है, अगर मैं आज की बात करूँ तो मेरा 1 अप्रैल 2025 को ये अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो रहा है और मेरा ये जाकर ख़त्म होता है 31 मार्च 2026 को। तो अगर मैं बात करूँ अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो जब मेरा ये ईयर यहाँ पे क्लोज़ हो जाएगा तो इसके बाद जो है मेरी कंपनी इनकम स्टेटमेंट बनाएगी, जिसके अंदर मैं अपने रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का जो है हिसाब किताब करूँगा। उसके बाद मैं एक पोजीशन स्टेटमेंट बनाऊँगा जो मेरी बैलेंस शीट होगी, जिसके अंदर मैं अपनी लाइबिलिटीज़, अपने एसेट्स, अपना शेयर कैपिटल जो है डालूँगा। तो ये सारी के सारे जो साल के एंड में जो अकाउंटिंग प्रोसेस जो हम पूरे साल का जो करते हैं उसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलते हैं। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है? तो आप अगर एक बिज़नेस कर रहे हैं, आप अगर एक कंपनी चला रहे हैं, तो नेचुरली आप देखना चाहेंगे कि वो जो कंपनी है वो सही दिशा में चल रही है कि नहीं चल रही है। अब सही दिशा क्या है? सही दिशा है प्रॉफिट। हर बिज़नेस जो है वो प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है। और आप अगर एक बिज़नेस के अंदर है तो आपको टाइम टू टाइम ये चेक करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपका बिज़नेस प्रॉफिट में है कि नहीं, और अगर वो प्रॉफिट में है तो उस प्रॉफिट को और कैसे आगे बढ़ाया जाए, या अगर वो लॉस के अंदर है तो उस लॉस को कैसे कम किया जाए। तो उसके लिए हमने क्या डिसीजंस लेने हैं, हमने किस तरीके से आगे का जो मंथ्स आ रहे हैं, जो ईयर आ रहा है, रिमेनिंग जो बचा हुआ है, उसमें हमने क्या प्लानिंग करनी है, उसके लिए ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। फाइनेंशियल ईयर अकाउंटिंग पीरियड जो हम 12 महीने का लेते हैं वो क्वार्टर्स के अंदर हम बांट देते हैं। हमारा एक अकाउंटिंग पीरियड अगर देखा जाए तो वो 12 महीने का होता है। जैसे मैंने अभी डिस्कस किया कि अगर मैं इस अकाउंटिंग पीरियड की बात करूं तो वो 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट होता है। पर ऐसा नहीं है कि मैं उसको पूरा साल कंप्लीट होने के बाद ही जो है देखूंगा कि मेरा बिज़नेस किस तरीके से परफॉर्म किया, क्योंकि देन इट विल बी टू लेट। अगर मैं 1 साल के बाद देखूंगा तो बहुत देरी हो जाएगी, मेरे कॉम्पिटिटर हो सकता है मेरे से आगे निकल जाएं। तो इस करके मैं क्या करता हूं, मैं उनको 4 क्वार्टर्स के अंदर
बांट देता हूँ और अपने फाइनेंशियल ईयर को रेगुलर बेसिस पे एवरी क्वार्टर जो है एनालाइज करता हूँ। आप देखोगे जितने भी बिजनेसेस हैं सब जो है अपना क्वार्टर क्लोजिंग करते हैं। जो जीएसटी वाले कंपनीज़ हैं जिनकी जीएसटी की लाइबिलिटी है वो जीएसटी रिटर्न्स फाइल करती हैं। तो यही मेन पर्पज़ रहता है हर क्वार्टर के अंदर जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्लोज करने का, बिकॉज एक आइडिया लग जाता है कि वेदर वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन और नॉट। और यही बेसिक ऑब्जेक्टिव रहता है कि उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेस पर हम अपनी डिसीजन मेकिंग कर पाते हैं कि अब आगे जो टॉप मैनेजमेंट है जिसका ये काम है आगे की स्ट्रैटेजीज़ बनाना, वो डिसाइड करती है इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेस पे कि अब आगे की क्या स्ट्रैटेजी बनानी है। सिमिलरली सिर्फ कंपनी की मैनेजमेंट ही नहीं, कंपनी के एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको भी ये चीज़ जाननी ज़रूरी होती है कि वो जिस कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं क्या वो ग्रो कर रही है, क्योंकि अगर कंपनी ग्रो करेगी तो वो ग्रो करेंगे। तो ये तो इनसाइडर्स की बात हो गई, लेकिन साथ साथ जो हैं आउटसाइडर्स जो हैं वो भी बहुत ज़रूरी हैं, उनके लिए भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बहुत ज़रूरी है। भाई आउटसाइडर्स कौन है? अगर एक कंपनी को बाहर से किसी बैंक से या किसी बाहर इन्वेस्टर से अगर पैसा लेना है तो उसके लिए उसको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखानी पड़ेंगी, अपनी वर्थ दिखानी पड़ेगी। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखकर ही बैंक जज कर पाएगा कि उसकी कंपनी की जो है लोन रीपेमेंट कैपेसिटी है भी कि नहीं, और तभी वो उसको लोन देगा। अगर बाहर का कोई इन्वेस्टर है और हम उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि हमारा बिज़नेस बहुत प्रॉफिटेबल है और उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, तो वो ऐसे पैसा नहीं लगाएगा हमारे ऊपर। वो अल्टीमेटली हमारे को कहेगा कि अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखाइए पिछले लास्ट 3, 5, 6 सालों की, और उससे वो आइडिया करेगा, जज करेगा कि क्या वाकई में ये एक लुक्रेटिव बिज़नेस है, क्या वाकई में इसमें इन्वेस्ट करना ठीक रहेगा कि नहीं। तो इस करके जो है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, बोथ इंटरनली भी और एक्सटर्नल पार्टीज़ के लिए भी। अब सवाल आता है कि ये कितने प्रकार की हैं, व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो अगर आप देखोगे तो ये जो बुक है हमारी पूरी, इसके अंदर जो 5 चैप्टर्स हैं हम उसके अंदर देखेंगे कि वो सारे चैप्टर्स जो हैं वो एक एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। आप अपना देखोगे जो लास्ट चैप्टर है बुक का वो कैश फ्लो स्टेटमेंट है। जो शुरू के चैप्टर्स है उसके अंदर हम बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं जिसको हम पोजीशन स्टेटमेंट भी बोलते हैं। उसके अंदर फिर इनकम स्टेटमेंट आ गई जिसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस भी बोला जाता है। हमने प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट हमने ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के रूप में जो है लास्ट ईयर बनाई थी, याद है ना? वो टी शेप हमने इस तरीके से जो है अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है बनाया था। आज वही जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो 11th वाला सोल प्रोप्राइटर का था, आज वही जो है वो कंपनी के जो है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के रूप में हमको बनाना होगा। उसके बाद नोट्स टू अकाउंट। अब नोट्स टू अकाउंट क्या है? नोट्स टू अकाउंट बेसिकली जो भी बैलेंस शीट के अंदर, जो भी इनकम स्टेटमेंट के अंदर हमने जो भी पर्टिकुलर्स डाले हुए हैं उन पर्टिकुलर्स का जो सारा एलैबोरेशन है वो एलैबोरेशन जो है हम नोट्स टू अकाउंट के अंदर देते हैं, सो दैट किसी को भी अगर समझना है कि कौन सी चीज़ कहाँ से आई बैलेंस शीट के अंदर तो वो यहाँ से देख के अंदाज़ा लगा सकता है, समझ सकता है। तो दीज आर दी टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। देन यूज़र्स कौन है इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के? जैसे मैंने पहले भी बोला कि आपके 2 प्रकार के यूज़र्स जो है रहेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। एक आपके रहेंगे इंटरनल और दूसरे रहेंगे एक्सटर्नल। अब जब इंटरनल की बात होती है तो सबसे पहले बात किन की आती है? सबसे पहले बात आती है शेयर होल्डर्स की। अब ये शेयर होल्डर्स कौन हैं? ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं। अब नेचुरली अगर वो हमारी कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हैं तो कुछ प्रॉफिटेबिलिटी के लिए ही खरीद रहे हैं कि ये सोच के खरीद रहे हैं कि आने वाले टाइम में वो शेयर्स का दाम बढ़ेगा तो उनको जो है उसमें मुनाफा होगा, उनको प्रॉफिट होगा। तो उनके लिए ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि वो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखकर ही डिसाइड कर पाएंगे कि वाकई में क्या इस कंपनी के शेयर्स लिए जाएं या ना लिए जाएं। देन जो दूसरी चीज़ आती है यहाँ पे, जो दूसरे यूज़र्स आते हैं वो हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अल्टीमेटली ड्राइविंग फोर्स है। सारी स्ट्रैटेजी जो है वो मैनेजमेंट बनाती है, किस तरीके से बिज़नेस को आगे लेके चलना है, आगे के जो क्वार्टर आ रहे हैं उनकी क्या प्लानिंग रहेगी, जो फाइनेंशियल ईयर आगे आ रहा है उसकी क्या प्लानिंग रहेगी। और वो टाइम टू टाइम इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जो है देखती है, समझती है और जज करती है कि
क्या वाकई में सही डायरेक्शन के अंदर काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो उसको और कैसे बढ़ा सकते हैं, और अगर नहीं हो रहा है तो उसके लिए क्या करेक्टिव मेजर्स जो हैं लिए जा सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट थर्ड यूज़र्स जो इंटरनल होते हैं वो होते हैं एम्प्लॉयज़। जैसे मैंने भी पहले भी कहा कि हर एम्प्लॉय को ग्रोथ चाहिए। वो चाहता है कि जिस कंपनी के अंदर वो काम कर रहा है वहाँ पे उसको जो है ग्रोथ मिले, उसकी डेवलपमेंट हो, और ये तभी हो पाएगी जब वो कंपनी डेवलप करेगी। तो अब वो कंपनी वाकई में ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही है, उसके लिए उसको अल्टीमेटली जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखकर ही समझना पड़ेगा कि वेदर इट इज़ गोइंग इन द राइट डायरेक्शन और नॉट। तो ये इंटरनल यूज़र्स थे। नेक्स्ट जो आ जाते हैं वो आ जाते हैं आपके एक्सटर्नल यूज़र्स। और जैसे मैंने अभी पिछली स्लाइड के अंदर ही बोला कि बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हमेशा बहुत डीपली जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते हैं। क्योंकि ये वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कंपनीज़ को पैसा देते हैं उधार के ऊपर। ये बेसिकली लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्रोवाइड करते हैं कंपनीज़ को, और वो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इसलिए देखते हैं क्योंकि उनको देखना है कि इस कंपनी की लोन रीपेमेंट कैपेसिटी है भी कि नहीं, कि लोन तो इसने ले लिया लेकिन क्या ये लोन रीपे कर पाएगा। तो लोन रीपेमेंट कैपेसिटी जो है ये देखने के लिए वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते हैं। दूसरे इन्वेस्टर्स, आप चाहते हैं कि लोग आपके बिज़नेस के अंदर पैसा लगाएं, तो वो लोग भी चाहेंगे कि पहले मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखूं, समझूं और फिर जज करूं कि पैसा लगाना वाकई में लुक्रेटिव है कि नहीं, वाकई में मुनाफा होगा कि नहीं होगा। तो वो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, इन बैलेंस शीट्स को, इन इनकम स्टेटमेंट्स को जो है स्टडी करते हैं। देन आपके क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन है? अगेन बात वहीं आ गई क्रेडिट की, उधार की। आप कोई भी अगर कमोडिटी क्रेडिट पे ले रहे हैं तो नेचुरली वो भी ये देखेगा कि आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी है कि नहीं। और वो रीपेमेंट कैपेसिटी कैसे पता लगेगी? आपकी बैलेंस शीट देख के, आपकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख के, जिसको इनकम स्टेटमेंट कह रहे हैं। देन गवर्नमेंट जो है वो आपसे टैक्स लेती है, और गवर्नमेंट हमेशा ये चीज़ वेरीफाई करती है कि जो टैक्स कंपनी ने पे किया है क्या वो वाकई में जेन्युइन है, कहीं उसके अंदर उन्होंने कुछ मैनिपुलेशन तो नहीं करी, कहीं उन्होंने टैक्स बचाने की कोशिश तो नहीं करी। अब टैक्स कैसे बचाया जा सकता है? अपना प्रॉफिट कम दिखा के, अपने खर्चे ज़्यादा दिखा के। तो इस करके जो है गवर्नमेंट के लिए जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट जो है स्टेटमेंट्स हो जाती हैं, बिकॉज वो जो भी इनकम टैक्स रिटर्न्स या जो भी जीएसटी रिटर्न्स कंपनीज फाइल करती हैं वो अल्टीमेटली इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स से वेरीफाई करती हैं कि वाकई में जो रिटर्न गई है वो ठीक गई है, कि कहीं उसके अंदर कोई फैब्रिकेशन या मैनिपुलेशन तो नहीं है। देन सेबी जो कि रेगुलेटर है शेयर्स का, स्टॉक्स का इंडिया के अंदर। रेगुलेटर का काम क्या है? चेक करना कि जो कंपनी मार्केट के अंदर अपने प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर्स फ्लोट कर रही है वो जो भी नॉर्म्स हैं सेबी के, जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। और ये गाइडलाइंस उनको वेरीफाई करनी पड़ती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखकर। तो ये इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़र्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, जो आप देखोगे कि 11th क्लास के अंदर भी जब हम सोलो प्रोप्राइटरशिप की बात कर रहे थे तो कुछ सिमिलर काइंड टॉपिक हमने वहाँ पर भी जो है डिस्कस किया था। नेक्स्ट जो आता है वो आते हैं ऑब्जेक्टिव्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। मैंने जब ये स्टार्ट किया था वीडियो तो उसके अंदर सबसे पहली चीज़ मैं ऑब्जेक्टिव्स की ही बात कर रहा था, और उसी ऑब्जेक्टिव को यहाँ पे थोड़ा सा एलैबोरेट करके जो है समझाया गया है कि सबसे पहली चीज़ क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, कि आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे। किसकी इंफॉर्मेशन दे? आपके रिसोर्सेज की। आपके रिसोर्सेज क्या हैं? आपका रेवेन्यू। आपकी ऑब्लिगेशंस क्या हैं? आपकी लाइबिलिटीज़, कि आपकी कितनी लेनदारी है, आपकी कितनी प्रॉफिटेबिलिटी है, आपके कितने एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो ये है इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। बैलेंस शीट आपको एसेट लाइबिलिटीज़ बता देगी, शेयर कैपिटल बता देगी, शेयर होल्डर्स का फंड बता देगी। इनकम स्टेटमेंट जो है वो आपको रेवेन्यू बता देगी, एक्सपेंसेस बता देगी। सेकेंड इज़
अर्निंग कैपेसिटी बिजनेस की, कि कितनी अर्निंग कैपेसिटी है। आप बहुत बार देखते हो कि हमें लगता है कि कंपनी बहुत बिजनेस कर रही है, बहुत टर्नओवर हो रहा है, लेकिन बाद में पता लगता है कि वो कंपनी जो है वो प्रॉफिट के अंदर नहीं है, सिर्फ टर्नओवर ही था, क्योंकि वो मार्जिन बहुत कम पे सामान बेचा करती थी। तो वो अर्निंग कैपेसिटी जो है वो जज करना आपके लिए तभी पॉसिबल हो पाएगा जब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आप प्रिपेयर करोगे और उसको फिर समझोगे कि आपके एक्सपेंसेस कितने हैं, क्या आपके एक्सपेंसेस आपके रेवेन्यू से ज़्यादा तो नहीं है। कई बार ये हो जाता है कि रेवेन्यू तो आ रहा है लेकिन एक्सपेंसेस उससे ज़्यादा है, आप खर्चे इतने ज़्यादा कर रहे हो। तीसरी चीज़ कैश फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है, कैश का रोटेशन, लिक्विडिटी, और हम इसके ऊपर कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है चैप्टर भी पढ़ेंगे इस बुक के अंदर जो है। तो कैश फ्लो कितना इनफ्लो है, कितना आउटफ्लो है, ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है बिज़नेस के लिए, क्योंकि लिक्विडिटी कैश से आती है। तो ये एक अनदर एस्पेक्ट है, ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का। चौथी चीज़, मैनेजमेंट क्या वाकई में सही दिशा में काम कर रही है, क्या वाकई में मैनेजमेंट इफेक्टिव है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के पता लगेगा। अगर वाकई में एसेट्स बढ़ रहे हैं, रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो यस, इसका मतलब मैनेजमेंट अच्छा काम कर रही है, मैनेजमेंट इज़ इफेक्टिव। अदरवाइज अगर नहीं हो रहा है ऐसा, देन ऑब्वियसली देयर इज सम प्रॉब्लम। देन बिजनेस एक्टिविटीज़ क्या हैं, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताएंगी। कहीं कोई ऐसी बिजनेस एक्टिविटी तो नहीं हो रही है जो सोसाइटी को अफेक्ट कर रही है, कहीं कुछ इस प्रकार का बिजनेस तो नहीं है जिससे जो है लोगों को, सोसाइटी को जो है नुकसान हो रहा है। तो ये किस टाइप का जो है बिज़नेस का नेचर है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आपको जो है पता लगता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्टडी करके। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, अकाउंटिंग पॉलिसीज़। आप 11th क्लास से पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, हमने नेशनल इंटरनेशनल सारा 11th के अंदर वो टॉपिक भी डिस्कस किया। तो अकाउंटिंग पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स, ये सारे के सारे जो हैं क्या फॉलो हो रही हैं, वो सारे का सारा जो है आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू जो है वो पता लगता है। तो ये जो है हमारे 6 ऑब्जेक्टिव्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के। और जब बात ऑब्जेक्टिव्स की होती है, जब बात पॉजिटिव्स की होती है, तो नेचुरली कहीं ना कहीं फिर उसकी दूसरी साइड भी देख लेनी चाहिए। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस के भी 2 पहलू हैं, और वो दूसरा पहलू है नेगेटिव, विच इज़ लिमिटेशन। अब सबसे बड़ी लिमिटेशन तो ये है कि ये एक हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट है। वाई हिस्टोरिकल? बिकॉज हम जब बैलेंस शीट बनाते हैं, अगर मैं बात करूं 2020-2021 की, आज से 4-5 साल पहले की, मैंने अगर उधर बैलेंस शीट के अंदर एक एसेट डाला था, सपोज़ वो एसेट कार थी, वो कार उस टाइम हो सकता है 20 लाख रुपए की होगी। आज की डेट में मैं हर साल डेप्रिसिएशन लगाता चला आ रहा हूँ, तो मैंने 2-2 लाख करके आज की डेट में उसको जो है 10 लाख की वैल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन जो है लिख रखा है। लेकिन जब मैं मार्केट के अंदर जाता हूँ तो मेरे को 10 लाख रुपए नहीं मिलते हैं, मेरे को कोई 5 लाख रुपया, कोई 4 लाख रुपया, 4 से 5 लाख रुपए की बात कर रहे हैं लोग मेरे से। वाई? बिकॉज आज वो जो गाड़ी है वो ऑब्सोलीट हो चुकी है, आज वो मॉडल आना बंद हो गया है। तो बुक्स तो मुझे दिखा रही हैं कि मेरा 10 लाख रुपए का एसेट बना हुआ है, लेकिन मार्केट में जब रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी पे आता हूँ तो वो 4 से 5 लाख का है। यानी कि जो मेरी बुक्स हैं वो डेटेड हैं, वो हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड हैं, तो दे आर एक्चुअली नॉट रिफ्लेक्टिंग द ट्रू पिक्चर। वो जो असली आईना जो दिखाता है वो एक्चुअली में ये बुक्स नहीं दिखा पा रही, कहीं ना कहीं पर ये कमी रह जाती है। और यही रीज़न है कि एसेट्स जो हैं आपके वो स्टेटेड वैल्यूज़ के ऊपर रियलाइज़ नहीं होते। आपको तो 10 लाख रुपया बैलेंस शीट के अंदर दिख रहा है, लेकिन जब मैं रियलाइज़ करने जा रहा हूँ, रियलाइज़ मतलब जब मैं उसको बेचने जा रहा हूँ, तब वो 4 से 5 लाख रुपए का ही बिक रहा है। Then third limitation is that the concepts and conventions, they ultimately are depending upon personal judgments। जो बना रहे हैं उनकी जजमेंट्स के ऊपर जो है ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स बेस्ड हैं। हमने कन्वेंशंस पढ़े थे, कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे क्लास 11th के अंदर, अगर आप लोगों को याद हो तो
तो वो कन्वेंशंस क्या थे, वो लोगों के बनाए हुए कुछ ट्रेडिशंस हैं जो डेकेड्स आफ्टर डेकेड्स जो है चलते चले आ रहे हैं, और उन्हीं के ऊपर जो है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो है बन रही हैं। तो वो पर्सनल जजमेंट है, एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हमेशा वो इंडिविजुअल की जजमेंट सही ही होगी, वो गलत भी हो सकती है। एंड द लास्ट लिमिटेशन दैट इट इज़ मैक्रो नॉट माइक्रो। आप एक ओवरव्यू की तरह इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखेंगे। जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस देखते हैं तो उसके अंदर आप देखते हो कि एक ओवरव्यू मिलता है आपको पूरे एक अकाउंटिंग पीरियड का, उस फाइनेंशियल ईयर का। आपको डीपली डे टू डे क्या ट्रांजैक्शंस हो रही थी, क्या अकाउंटिंग चल रही थी, वो आपको देखने को नहीं मिलती हैं। तो ये एक मैक्रो लेवल एनालिसिस है, माइक्रो लेवल नहीं है, विच इज़ द बिगेस्ट डिसएडवांटेज। एंड दैट इज़ द रीज़न कि कई बार एक ट्रू पिक्चर जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से आपको नहीं मिलती। तो यही था आज का जो टॉपिक था, मैं यहीं पर ही जो है इस टॉपिक को क्लोज़ करूँगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है यहाँ से हम आगे चलेंगे। थैंक यू सो मच। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर करिए, और आने वाले वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय फॉर नाउ।